नमस्कार, खबर हरियाणा में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तनु मलिक। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। सिविल सर्जन डॉक्टर वृंदा भाटिया की अध्यक्षता में उनके कार्यालय में दिवाली त्योहार के हलवाई यूनियन के प्रधानों की बैठक का आयोजन किया गया। डॉक्टर वृंदा भाटिया ने यूनियन के प्रधानों को खोए से बनी मिठाइयों को लंबे समय तक स्टोर न करने और मिठाइयों की गुणवत्ता एवं साफ सफाई रखने को कहा। हमने पूरे ज़िले के हलवाई एसोसिएशन के मेंबर्स जो हैं और मेन जो दुकानदार बड़े हैं उन सबको बुला के लगभग आपके सामने ही था 30 से 40 लोग आए थे मीटिंग में। तो उनको मेन संदेश जो हमने दिए हैं वो 4 हैं। एक तो सबसे पहले कि होर्डिंग ना करें मिठाई की, जैसे 10 दिन पहले 15 दिन पहले मिठाई बना के और डंप कर दें और उसको लोग ख़रीदें और खाएं और बीमार हो जाएं। दूसरी बात ये है कि कलर्ड मिठाइयाँ कम से कम बनाएं और बेचें, और अगर कलर्ड यूज़ करने हैं तो जो अप्रूव्ड हैं हमारे फूड के लिए केवल वही कम मात्रा में यूज़ करें, क्योंकि कलर चाहे कैसा भी हो वो काफ़ी नुकसान करता है लोगों की सेहत को, और अनअप्रूव्ड तो काफ़ी कम मात्रा में भी नुकसान करते हैं। और तीसरी बात थी हाइजीन की। हाइजीन में 2 पॉइंट हैं। एक तो जहाँ बन रहा है वो जगह हाइजीनिक टोटल सफाई होनी चाहिए। कई दुकानों में बाहर नालियाँ बह रही हैं, उसके लिए इंस्ट्रक्शन दी है कि अगर उनकी दुकान के आसपास कहीं है इस तरह का, कहीं जहाँ पानी खड़ा है जिस पे मक्खियाँ बैठ रही हैं, तो वो उनकी जिम्मेवारी है कि वो कैसे नालियाँ साफ़ करानी है, ढकना है। इट इज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्लस जो सामान वो बेचते हैं उसको ढक के रखना है। वर्कशॉप उनकी टोटली कोई भी चूहा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सफाई वहाँ पे 100% होनी चाहिए। ये ना हो कि वहाँ बीच में ही टॉयलेट हो ताकि लोगों को गंदी मिठाई ना मिले। इसमें जो लास्ट पॉइंट है वो ये कि जो बना रहा है मिठाई या बेच रहा है मिठाई, उसकी हाइजीन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वो मिठाई बनाने से पहले, बेचने से पहले, टच करने से पहले, उसको पैक करने से पहले हमेशा अपने हाथ साबुन और बहते पानी में अच्छी तरह धोएं, और शौच जाने के बाद भी ज़रूर अपने हाथ धोएं। तो मैं समझती हूँ अगर इन 4 बातों को वो ध्यान रख लें तो काफ़ी हद तक जो मिठाई खाने से बीमारियां होती हैं उससे हम बच सकते हैं। हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम ने स्मार्ट ग्रिड सिस्टम विकसित करने को लेकर पूरा खाका तैयार कर लिया है। अगले 3 से 4 सालों के अंदर सभी सब स्टेशनों की क्षमता दोगुनी कर दी जाएगी। इस पर लगभग 12,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। खाका तैयार करके मुख्यालय भेज दिया गया है, वहां से इसे हरी झंडी मिल गई है और इस पूरी योजना पर काम शुरू कर दिया गया है। साइबर सिटी में 24 घंटे बिजली आपूर्ति के लिए स्मार्ट ग्रिड सिस्टम लगाने की तैयारी जोरों पर है। स्मार्ट ग्रिड का जो प्रोजेक्ट है ये इसको हमने स्मार्ट ग्रिड प्रोजेक्ट का नाम दिया है। गुड़गांव को हमने स्मार्ट ग्रिड प्रोजेक्ट में बेसिकली 3 हिस्सों में बांटा है। उसमें पहला हिस्सा है हमारा सेक्टर 1 से 57, दूसरा हिस्सा है सेक्टर 58 से 115 और तीसरा हिस्सा है हमारा जो मानेसर का एरिया
खासकर जो IMT मानेसर है, इसमें जब शुरू में हमने ये प्रोजेक्ट बनाया था तो उस समय इस पर कुल लागत जो अनुमानित थी वो लगभग 12,000 करोड़ थी। तो 12,000 करोड़ रुपया क्योंकि बहुत ज़्यादा है और सरकार के पास इतना पैसा अरेंज करना एकदम दिक्कत भी है, तो इसलिए अब इसका ये फैसला किया गया है कि इसको हम 3 हिस्सों में जो हमने बांटा है, तो पहले हिस्से में सेक्टर 157 है जिसको आज हम प्रेजेंट डे गुड़गांव कह सकते हैं। तो हमारी जो आज की समस्या हैं वो लगभग इसी एरिया में ही हैं। तो सबसे पहले सरकार के द्वारा ये फैसला किया गया है कि हमें इसी एरिए को सबसे पहले यहाँ की दिक्कतें दूर करनी है और सबसे पहले हमने 157 को ही लेना है। हरियाणा रोडवेज कर्मचारी तालमेल कैथल डिपो में कर्मचारी अपनी लंबित पड़ी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आज ये प्रदर्शन जो है हम जो सरकार के लिए जो लेटर यहाँ आए हुए हैं उनको लागू नहीं कर रहे, इसलिए प्रदर्शन किया जा रहा है। उनके अंदर मेन यही है कि जो कर्मचारी वर्ग का जो है ACP देना है उसका लेटर यहाँ आ चुका है, उसके बावजूद भी महाप्रबंधक मनमानी कर रहे हैं, उनको दिया नहीं जा रहा। दूसरा मुद्दा हमारा है जो हमारे चालक परिचालक जो समान काम समान वेतन मिला था उनको NPS काटने की बात है, CPS काटने की बात है, लेकिन काटे नहीं जा रहा। और उसके बावजूद भी उनको जो लीव इनकैशमेंट देनी थी, जो छुट्टियां का था, मेडिकल का था, वो कुछ नहीं दिया जा रहा और सिर्फ एक समान काम समान वेतन मान देकर सरकार जो है टालना चाहती है। तीसरा हम ये कहना चाहते हैं कि अभी जो है जो वर्कशॉप के अंदर सफाई कर्मचारी हैं, गनमैन हैं या दूसरे कैटेगरी के जो ठेकेदार के माध्यम से लगे लोग हैं, उनको जो है 8100 न्यूनतम वेतन का लेटर है सरकार का, लेकिन ना तो 8100 रुपये दिए जा रहे और उल्टा ना उनका CPF काटा जा रहा है, EPF काटा जा रहा है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि उनका EPF काट का उसका हिसाब हमारे को दिया जाए। चौथा हमारा ये है कि हमारे बेड़े के अंदर 10,000 बसें शामिल की जाएं ताकि जनता को अच्छी और बेहतर सुविधा हम दे सकें। हम ये कहना चाहते हैं सरकार के आंकड़े के अनुसार, केंद्र सरकार का आंकड़ा है कि 60 बसों के ऊपर 1 लाख आदमी को 60 बसें चाहिए, लेकिन उस आंकड़े के अनुसार जो है 16,500 बस बनती हैं, लेकिन हम 10,000 बसों की मांग कर रहे हैं कि ताकि जनता को अच्छी सुविधा दे सकें। उल्टा सरकार जो है एक न्यू ट्रांसपोर्ट पॉलिसी 2015 लेके आ रही है जिसमें मालिक और ड्राइवर जो है मालिक का होगा और कलेक्टर सरकारी होगा। हम ये कहना चाहते हैं इससे जनता का भला नहीं होगा, क्योंकि 47 कैटेगरियों को हम फ्री में ट्रैवलिंग दे रहे हैं, लेकिन वो प्राइवेट बसें ये सुविधा नहीं देंगी। हम ये कहना चाहते हैं जो हमारी लड़कियां हैं, बच्चियां जो पढ़ रही हैं, जो गांव से आके फ्री पास बनाकर जो है सरकारी बसें देती हैं, प्राइवेट वाले उनको बैठाते भी नहीं हैं। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि हमें 10,000 बसों की डिमांड है, 10,000 बस दी जाए और जो सरकार के लिए जो लेटर है वो लागू की जाए। और जो हमारी बात जो है जो पिछले 23 जनवरी 2015 को मुख्यमंत्री के साथ हुई थी, मुख्यमंत्री ने जो आश्वासन दिया था उस पर खरे उतरे और हमारे DG जो है जो अभी तक बात नहीं सुन रहा, उल्टे ये कहता है कि चाहे सारे ड्राइवर कैंटों के पास से शपथ पत्र दो वरना तो बात करूंगा। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर सरकार ना अभी भी हमारी बात नहीं मानी तो हम 6 नवंबर को सभी महाप्रबंधकों, पूरे हरियाणा के जितने महाप्रबंधक हैं उनका घेराव करेंगे। उसके बावजूद भी कोई बात नहीं बनी तो हम जो है 3 दिसंबर को महानिर्देशक का घेराव चंडीगढ़ के अंदर करेंगे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।
अरे क्या हुआ? ये जोड़ों का दर्द ठीक ही नहीं हो रहा है। सब कुछ तो ट्राई करके देख लिया। आयुर्वेद भी? आजकल अच्छे वैद्य मिलते कहाँ हैं? हिमालय ही जाना पड़ेगा। चलो। नमस्कार, मैं जीवा आयुर्वेदा से डॉक्टर वैद्य गुप्ता बोल रहा हूँ। जीवा टेलीमेडिसिन के पास हैं 125 से ज्यादा आयुर्वेदिक डॉक्टर जो उपलब्ध हैं फोन पर। आर्थराइटिस, पेट, बीपी या अन्य कोई समस्या, जीवा के पास है उपचार। दवाइयाँ मिली ना? अब कैसी हैं? जिंदगी बदल गई। जीवा आयुर्वेदिक उपचार आपके द्वार। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। चलिए बढ़ते अपनी अगली खबर की ओर। मामला है जोगिंदर सिंह सुसाइड का। कार्रवाई न किए जाने पर परिजनों ने लघु सचिवालय कैथल पर धरना प्रदर्शन किया। मृतक जोगिंदर के परिजनों और उसके गांव वालों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मेरे भाई ने सुसाइड कर लिया था बलवान के दबाव में आके, तो पुलिस उसको अरेस्ट नहीं करी है। 14 तारीख को सुसाइड किया था, अब तक उसको गिरफ्तार नहीं किया है। पुलिस वाले कह रहे हैं समझौता कर लो, समझौता कर लो। सुभाष बुराला का फ़ोन आ चुका है उनके पास, पंचायत भी दबाव पा रही है हमारे ऊपर, अब वह समझौता कर लो। मामला क्या है? मामला सुसाइड हुआ है। सुसाइड किस वजह से किया गया? क्या बातचीत हुई? प्रताड़ित किया, तंग करता था VLD बलवान सिंह। सुसाइड नोट लिखा। किस तरह से तंग करता था? क्या काम ज्यादा लेता था? काम ज्यादा लेता था, रात तक सुबह 7 से शाम के 7 बजे तक ड्यूटी करवाता था। आप बाहर काम करता था जाके। तो क्या क्या कहा था भाई को उसने, जिस वजह से उसने सुसाइड किया? क्या उन्होंने उस दिन उसकी बेइज्जती करी है और थप्पड़ मारे हैं, उनको बेईमान बताया है। गाड़ी में खींच हॉस्पिटल से निकाल के गली में फेंक दिया और फिर उसको थप्पड़ मारे हैं। तो आज अधिकारियों से मिले हो, क्या बातचीत हुई है? अधिकारियों ने कोई खास रिस्पांस नहीं दिखाया। वो कह रहे हैं भाई जांच करेंगे, जांच करेंगे। तो आपको लगता है ये कार्रवाई नहीं होगी? नहीं, कार्रवाई नहीं हो रही। तो क्या आगे की क्या रणनीति है? तो क्या आप स्टेप लेंगे आगे? हम आगे धरना देंगे, रोड जाम करेंगे। दिनांक 14/10/15 को हमारे भाई जोगिंदर सिंह ने गांव रोहेड़ा में डॉक्टर बलवान सिंह VLD से तंग आकर आत्महत्या कर ली थी। इस प्रकरण को आज 14-15 दिन हो चुके हैं, पुलिस हत्यारे को गिरफ्तार नहीं कर रही है। पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस बार बार बता रही है कि सुभाष बुराला का फ़ोन आया और समझौता करो। अब हम मजबूर होकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करेंगे, धरने प्रदर्शन करेंगे। अगर पुलिस हमारी सुनवाई नहीं करेगी तो हम CM साहब के पास जाएंगे। हम मजबूर हो चुके हैं। इस तरह से तो और कोई बार बार लोग आत्महत्या करेंगे। दोषी सरेआम घूम रहा है, बार बार हमारे ऊपर पंचायत दबाव बना रही है कि समझौता करो, समझौता करो। आज SP साहब से हम मिले हैं, SP साहब ने आश्वासन दिया है कि हम आज आपकी फ़ाइल देखेंगे और 1-2 दिन के अंदर आपको बताएंगे। अगर हमें उचित कार्रवाई नहीं हुई तो हम दोबारा सड़कों पर आएंगे। आज इसी मुद्दे को लेकर हमारा पूरा गांव SP साहब से मिला है। आप लोग देख सकते हैं कि पूरा गांव एकजुट होकर मृतक के साथ खड़ा है। तो हमें दोषी के खिलाफ कार्रवाई चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई चाहिए। तो सुसाइड का क्या कारण रहा? क्या बातचीत थी? सुसाइड हमारा भाई ने पहले भी 1-2 बार बताया कि बलवान सिंह उसको कई बार तंग करता था, लेट नाइट तक ड्यूटी करने के लिए प्रताड़ित करता था। फिर हम उसको मौखिक रूप से कई बार, मृतक का भाई उसको मौखिक रूप से बता चुका था कि भाई ऐसा मत करो, लेकिन इसके कहने पर भी बलवान सिंह नहीं रुका। तो आखिर में तंग आकर हमारे भाई ने आत्महत्या ही कर ली। क्या आश्वासन दिया? SP साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि हमें अभी तक इसको सामाजिक रूप से पता नहीं था कि ये इतना गहन मुद्दा है, तो हम 1-2 दिन के अंदर इसमें कार्रवाई करेंगे। अगर नहीं हुआ तो आप दोबारा मिल सकते। बारिश के चलते गवर्नमेंट मिडिल स्कूल के कमरे की छत गिर गई। 10 मिनट पहले ही स्कूल की छुट्टी हुई थी।
हमने दीवार नहीं बल्कि छत गिरी है और हम इसको ऑफिस के तौर पर यूज़ कर रहे थे। जगह की कमी के कारण हम इसे ऑफिस के तौर पे यूज़ कर रहे थे। तो जो ही छुट्टी हुई उसके तुरंत बाद 10 मिनट के बाद एकदम अचानक छत गिर गई। क्या किसी को कोई चोट वगैरह? चोट वगैरह किसी को कोई चोट नहीं आई। कमरा लॉक था। बिल्डिंग वैसे ये नकारा घोषित कर रखी है PWD डिपार्टमेंट में। जगह की कमी के कारण हम यहाँ ऑफिस के तौर पर इसको यूज़ कर रहे थे। क्या इस बिल्डिंग में बच्चों की भी क्लास लगती? नहीं, बच्चों की कोई क्लास नहीं लगती। मतलब छत गिरने से कितनी देर पहले आप यहाँ से निकले हैं? लगभग 10 मिनट पहले। आप यहाँ बैठे थे? कितने लोग बैठे थे? हम कभी एक बैठे, कभी दो बैठे। हाजिरी के टाइम तो हम सारे ही थे यहाँ। ये आज ये स्कूल 2 पारी में लगता है। पहली पारी में 6ठी से 8वीं तक की कक्षाएं लगती हैं, दूसरी पारी में 1ली से 5वीं तक की लगती है। पहली पारी की छुट्टी होने के बाद जब ऑफिस को बंद करके स्टाफ चला गया था, उस वक्त बारिश शुरू हुई और ये कमरा टपकने लगा और अचानक इसकी छत गिर गई। इस बिल्डिंग को पहले से कंडम घोषित किया जा चुका है। इस बिल्डिंग को PWD विभाग द्वारा इसकी कॉस्ट लगाकर इसका ऑक्शन करवाया जाना है। वो प्रक्रिया अभी पेंडिंग है। जैसे ही वो प्रक्रिया पूरी होगी, इस पूरी बिल्डिंग को ऑक्शन करवा दिया जाएगा। सर, इस बिल्डिंग को कंडम नकारा घोषित कर दिया गया है, फिर भी इसमें ऑफिस है, अगर कोई नुकसान हो जाता तो? ये ऑफिस यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं उन्होंने अपने रिस्क पे यहाँ पे अपनी खुद की बैठने की जगह बनाई थी और हालांकि इनको कह दिया गया था कि ये बिल्डिंग कंडम है, फिर भी इन्होंने ये रिस्क लिया जो उनके द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। ये अच्छा हुआ कि ये बाद में गिरा और उसको छुट्टी हो गई। क्या उधर कोई क्लास वगैरह भी लगती है बच्चों? वहाँ कोई क्लास नहीं लगती। वहाँ किसी बच्चे को जाने की इजाज़त नहीं है और इस बात का सख्त ध्यान रखा जाता है कि उधर कोई बच्चा ना जाए। अभी इस हादसे के बाद उस रास्ते में हम कटीली तार, जब तक इसका ऑप्शन नहीं होता, हम कटीली तार भी लगवा देंगे ताकि बच्चा उधर जाने की संभावना ही खत्म हो जाए। 1 नवंबर 2015 को रोहतक में होने वाली इनेलो की रैली पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तंज कसते हुए कहा कि जनता में इनेलो का जनाधार खत्म होता जा रहा है, जिसके चलते इनेलो नेता गुजरात के हार्दिक पटेल को रोहतक रैली में भीड़ जुटाने के मकसद से बुला रहे हैं। हर वर्ग खुशहाल था और हर वर्ग 2015 में जो किसान है, हर वर्ग बदहाल है। सर, रामविलास शर्मा ने कहा है कि दिवाली के बाद नेक्स्ट टीचरों को जो है नौकरी दी जाएगी, क्या कहना है? निकाले क्यों थे? हाई कोर्ट की अनुमति दी उन्होंने कहा। अच्छा सर, ये रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा है कि चीन की तरह वो रेल यहाँ पर चलाएंगे और उन्होंने हाल ही में कहा है कि क्या लगता है कि ये पहले भी उन्होंने कोई वक्त नहीं दिया है, सरकार तुम लोग है, लेकिन चीन की तरह रेल चले तो सर ये 1 नवंबर को जो रोहतक में रैली हो रही है, इस पर क्या कहना चाहिए? भीड़ इकट्ठी होनी रहेगी, हार्दिक पटेल को बुलाएंगे भीड़ इकट्ठी करने के लिए। गुड़गांव के मानेसर में ऑल इंडिया इंटर यूनिट स्पोर्ट्स का आयोजन किया गया, जिसमें 1100 छात्रों ने हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता में बास्केटबॉल, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, टेनिस, टेबल टेनिस, एथलेटिक्स का कंपटीशन हुआ। मुझे उम्मीद तो नहीं थी इस तरह से हारेंगे। फिलहाल क्लोज रही सीरीज, 2-2 पे बराबरी करी थी, पर भारतीय पिचेस पे आके साउथ अफ्रीका ने जिस तरह से खेला है तो टेस्ट सीरीज के लिए थोड़ी से वो है, सिग्नल है कि जाग जाए, क्योंकि गेंदबाजी नहीं नजर आ रही मुझे।
अब फिलहाल फिर टर्निंग ट्रैक्स बनेंगे, आप वनडे में हारे हैं उसका गुस्सा निकालेंगे आप, वो भी गलत बात है। तो पर जिस तरह से वर्ल्ड कप के बाद से हमारी जो स्तर गिरता चला जा रहा है वनडे में स्पेशली, उसको करना होगा कि T20 वर्ल्ड कप आ रहा तो उसके लिए तैयारी होनी चाहिए, और ये ऐसी हार होगी तो थोड़ा सा साइकोलॉजिकली टीम डाउन हो जाती है। लगता है कुछ खबरें ऐसी भी आती हैं कि धोनी और विराट कोहली में आपस में मतभेद है, क्या लगता है कि उन खबरों से भी कुछ टीम में कमी होती है? देखिए, मुझे लगता है ये बनाई हुई बातें हैं। जब भी दो बड़े खिलाड़ी कप्तानी के लिए कम्पीट करते हैं तो ये बातें होती रहती हैं, पर ऐसी बात नहीं है। फिलहाल ये तो मुझे खास पता है क्योंकि मेरी बात होती रहती है विराट से, तो धोनी को बहुत हाई स्टीम में रखते हैं वो। धोनी वनडे कैप्टन है, T20 है, टेस्ट मैचेस में बड़ा अच्छा किया कि विराट को पहले से मौका दिया कि 2-3 साल में बिल्कुल पक जाएंगे। और वनडे में अगर आप कप्तानी का ज्यादा रोल नहीं रहा है, लोग ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। पूरी टीम मैनेजमेंट है, कोचेज हैं, 4-4 कोचेज हैं, तो आपकी स्ट्रेटेजी जो है सब कुछ वो टीम मैनेजमेंट करती है, कप्तान अकेला नहीं करता। कप्तान सिर्फ एक आधा बॉलिंग चेंज करता, तो उसमें अनबन होने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि दोनों अपनी जगह को लेकर सुरक्षित हैं और विराट को भी ऐसी कोई जल्दी नहीं है कि कप्तानी मिल जाए, तो ये मनगढ़ंत बात है। अमित मिश्रा को अभी लड़के के साथ मारपीट करने में हिरासत में लिया गया था, क्या लगता है इस इंटरनेशनल खिलाड़ी के लिए ये कितना सही है? देखिए, सही की बात नहीं। अब वो कुछ कह रहे हैं, वो कुछ कह रही है, पर फिलहाल क्योंकि बैकग्राउंड में इतना कुछ हो चुका है यहाँ पे हमारी कंट्री में, तो वो एक बायस है कि पहले छूटते ही पहले आप पकड़ लें। अब बात की बात है, वो उनके कमरे में गई है, वो बात की बात है कि क्या हुआ है, तो वो पुलिस अपनी जांच करेगी, और अगर कुछ गलत काम किया तो आप लॉ से तो बड़े नहीं है, चाहे जितने बड़े आप नाम हो, आप नोबडी इज अबव द लॉ। तो कुछ गलत किया है तो सामने आ जाएगा, पर उससे पहले ही हम उसको मीडिया में ट्रायल कर दें उसका, और उसके लिए पर मैं पूरा मौका दूंगा कि उनको भी अपनी बात रखने का हक है, क्योंकि लॉ ऐसा है कि जैसे ही कुछ खबर आती है तो पहले आपको पकड़ा जाता है। ये तो पूरी सीरीज में सर गेंदबाजी एक जो है कमजोरी के रूप में उभरी है दक्षिण अफ्रीका और भारत की सीरीज के अंदर, क्या कहेंगे सर? ये तो मैं कह रहा हूँ कि गेंदबाज कहाँ है समझ नहीं आ रहा, सारे पिच को दोष दे रहे हैं, पर 100 रन अगर आप खाएंगे वनडे में तो आपने क्या सीखा? भुवनेश्वर कुमार से निराशा हुई है क्योंकि पहले स्विंग कराते थे, सबने कहा धीमा है, तेज हो गया, तो तेज हुआ वो तो स्विंग चली गई। तो ऐसा कोई कंप्लीट बॉलर जहीर खान के बाद मिल नहीं रहा है, और अश्विन की इंजरी से भी बहुत फर्क पड़ा है। वो एक अलग हो जाते हैं 10 ओवर और 2 विकेट निकालते थे बीच में, वो मिल नहीं पाई, और हालत रही। जिस तरह से बता रहे हैं, क्या टेस्ट मैच में मुश्किलात आ सकती हैं गेंदबाजी को लेकर? देखिए, अब विकेट्स कैसे बनाएंगे, अब 3 स्पिनर खेलेंगे तो भारत को दिक्कत आनी तो नहीं चाहिए 20 विकेट्स लेने में, पर साउथ अफ्रीका सीरीज जीतने के बाद कॉन्फिडेंट है। की जो संस्था है वो चाइल्ड एजुकेशन सोसाइटी चलाती है, और उसके अंडर एक ऑर्गेनाइजेशन है स्पोर्ट्स काउंसिल के नाम से। स्पोर्ट्स काउंसिल के अंडर हम लोग 18 स्कूल इकट्ठे हुए हैं, और 6 विधाओं में गेम्स हुए हैं यहाँ पर, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, टेनिस, एथलेटिक्स, 6 चीज़ों में गेम्स हुए हैं। 4 दिन से हमारे पास 1100 बच्चा रोज आ रहा है, 400 यहीं रह रहे हैं जिन्होंने इन गेम्स में पार्टिसिपेट। आज हमने वॉलीबॉल खेला। किसके साथ कंपटीशन था आपका? हमारा था पीतमपुरा के साथ, मानेसर और एक और टीम थी नोएडा, उनके साथ हुआ था। हम नोएडा में जीत गए, हमारी 3rd पोजीशन आई। तो क्या लगता है इस तरह के कंपटीशन से आपको कितना विश्वास जगता है आगे खेलने के लिए? हम आगे खेलेंगे, आगे तक पहुंच के दिखाएंगे। हम इस बार 3rd आए, पर अगली बार 1st आगे दिखाएंगे। इस तरह के कंपटीशन से कहाँ खेलेंगे आप? हम दिल्ली में ही खेले हैं, दिल्ली में और यहाँ पे हरियाणा। खबर हरियाणा में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।